साउथ की फिल्म हो या धारावाहिक, उसमें काम करने वाली एक एक्ट्रेस को हमेशा साइड रोल के तौर पर उसे काम मिलता था। कभी वह नर्स बन जाती तो कभी वह काम वाली और कभी घर की बहू। इस तरह के अलग अलग रोल करती थी और वहाँ से जो इनकम होता था उससे अपना घर चलाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपना एक रोल प्ले कर रही थी और शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान उसको बताया गया था कि एक ऐसा रोल करना है जिसमें आपको जो है रोमांस करना है। सामने जो लड़का होगा उसके साथ रोमांटिक मूड में रोल करना है और ऐसा लगे जैसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। डायरेक्टर ने जैसा बोला था उस लड़की ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। एक दूसरे की बाहों में बाहें डालना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे की आंखों में देखना। इसी बीच जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसकी नज़र पड़ जाती है और असिस्टेंट डायरेक्टर ने जैसे ही देखा तो वह एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन शूटिंग चल रही थी इसलिए वह कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जो एक्ट्रेस थी वह उसकी पत्नी थी। अपनी पत्नी को दूसरों के बाहों में देखकर उसके मन में ख्याल आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है जो इतना रोमांस कर रही है, लेकिन जब उसके साथ होती है यानी अपने पति के साथ, तब तो रोमांस नहीं करती और ना ही मीठी मीठी बातें करती है। और यहीं से शुरू होता है एक नफ़रत का बीज। ये नफ़रत का बीज इस तरह उसके अंदर घुस जाता है कि आगे चलकर एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल भी इतना भयानक रूप में होता है कि सुनकर रूह कांप जाए। जिस इंसान का कत्ल हुआ था उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह थी, उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए 11,700 टन का जो कूड़ा था उसको छाना जाता है। उसके एक और हिस्से को बाहर निकाला जाता है और देखा जाता है कि जो बचे हुए टुकड़े हैं वो मिल जाए, लेकिन सर और एक हाथ वो कभी नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी। तमिलनाडु चेन्नई में एक पल्लीकरना एक जगह है। पल्लीकरनाई में ही एक डंप यार्ड यानी कूड़े का एक बड़ा ढेर, और उन कूड़े के ढेर के पास एक अलग तरीके का एक पॉलीथीन का एक बैग पड़ा हुआ था। और तारीख थी 21 जनवरी 2021 सुबह का वक्त था। एक राहगीर गुजर रहा था और जब राहगीर ने उस पॉलीथीन को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि इसमें कुछ होगा जो किसी अमीर आदमी ने लाकर फेंक दिया होगा। जो राहगीर था वह एक गरीब व्यक्ति था। उससे लगा कि शायद मेरे काम का कोई चीज़ इस पॉलीथीन में ज़रूर मिल जाएगा। राहगीर उस पॉलीथीन के पास पहुंचता है और उस पॉलीथीन के मुंह को जैसे ही खोलकर देखने की कोशिश करता है तो उसे एक इंसान का हाथ दिखाई देता है। और जैसे ही वह हाथ देखता है तो वह एकदम से डर जाता है और चीखने लगता है। उसकी चीखें सुनने के बाद जो आसपास के लोग काम कर रहे थे वह तुरंत वहाँ कचरे के ढेर के पास पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। तब वो बताता है कि ये जो पॉलीथीन का बैग है इसके अंदर एक इंसान का हाथ है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ने उस पॉलीथीन बैग के अंदर इंसानी हाथ को तो देखा तो शन रह गए। तभी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और इसके बाद पुलिस अपने तरीके से उस पर आसपास के इलाके को सर्च करना शुरू करती है। पुलिस ने जैसे ही ढूंढना शुरू किया, एक और पॉलीथीन
मिल जाती है और उस पॉलीथीन के अंदर इंसान के 2 पैर मिलते हैं। हाथ तो पहले ही मिला था। पुलिस को यकीन हो चला था कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है, वो भी भयानक तरीके से। अभी पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है। तभी पुलिस के पास एक और फ़ोन आता है 112 नंबर पर। उसी दिन 1 घंटे के अंतराल पर अडियार एक नदी है और उसी नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग जो है टहल रहे थे। उन्होंने भी फ़ोन किया और कहा कि साहब, हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन देखी है और ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का अवशेष है, आप आ जाइए। जैसे ही अडियार नदी के किनारे पुलिस पहुंचती है और उस पॉलीथीन बैग को खोलती है तो उसमें भी किसी इंसान के आंतों के अलग अलग पार्ट थे, हड्डी थी। उसके बाद पुलिस उन्हें कब्जे में लिया और राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में उस सारे बॉडी के पार्ट को भेज दिया। लेकिन पुलिस अभी एक हाथ और धड़, जो शरीर के बाकी हिस्से थे, उनकी तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जो सर गायब था उसे तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तुरंत ही वायरलेस पर सूचना दे दी जाती है। तभी पुलिस के पास एक और फ़ोन आता है 112 नंबर पर। उसी दिन 1 घंटे के अंतराल पर अडियार एक नदी है और उसी नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग टहल रहे थे। उन्होंने भी फ़ोन किया और कहा कि साहब, हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन देखी है और ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का अवशेष है, आप आ जाइए। जैसे ही अडियार नदी के किनारे पुलिस पहुंचती है और उस पॉलीथीन बैग को खोलती है तो उसमें भी किसी इंसान के आंतों के अलग अलग पार्ट थे, हड्डी थी। उसके बाद पुलिस उन्हें कब्जे में लिया और राजीव गांधी हॉस्पिटल में उस सारे बॉडी के पार्ट को भेज दिया। लेकिन पुलिस अभी एक हाथ और धड़, जो शरीर के बाकी हिस्से थे, उनकी तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जो सर गायब था उसको तलाश करने की कोशिश जो है कर रही थी। तुरंत ही वायरलेस पर सूचना दे दी जाती है कि एक महिला है, उसके बॉडी का अलग अलग अंग मिल रहे हैं। लेकिन अभी यह कहना मुश्किल था कि जो अंग मिल रहे हैं यह किसी एक महिला के हैं कि अलग अलग महिला के। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो अडियार नदी था उसके पूरे इलाके को छान मारा जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन वहाँ से अब कुछ नहीं मिलता और पुलिस को यकीन हो चला था कि हमें इस कूड़े के ढेर में तलाश करने की कोशिश जो है करनी चाहिए। अब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डग स्क्वाड को बुलाया। बहुत सारे पुलिस को उस कूड़े के ढेर के पास बुलाया जाता है और जांच शुरू कर दी जाती है। नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। वो भी अपने तरीके से कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब 11,700 टन का कूड़ा था उसको इधर से उधर पलट दिया जाता है, लेकिन धड़ तो मिल जाता है, लेकिन जो सर होता है वह नहीं मिलता और जो दायां हाथ होता है वह भी नहीं मिलता। अब जो पूरे बॉडी का जो पार्ट था उन्हें जोड़ा जाता है
और जोड़ने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। लेकिन सवाल यह था कि इतने निर्मम तरीके से उसकी हत्या किसने की और इसका हत्यारा कौन है और ये महिला कौन है। बहुत सारा सवाल था और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने वायरलेस करना शुरू कर दिया। पूरे तमिलनाडु में वायरलेस कर दिया जाता है और उस औरत की उम्र बताई जाती है लगभग 40 साल। 40 साल की एक महिला है जो लापता है। अगर इसकी जानकारी किसी को मिलती है तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। इसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को जानकारी देते हुए कहा कि जो महिला का एक हाथ मिला है उसके हाथ पर शिव और पार्वती की टैटू बनी हुई है और उसी हाथ पर ड्रैगन का भी एक टैटू बना हुआ है। अब उस महिला के हाथ का एक फ़ोटो बनवाया जाता है और पूरे तमिलनाडु के जितने भी थाने होते हैं, जितने भी चौकियाँ होती हैं और जितने भी ऐसे जगह थी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, सभी जगह पर उस हाथ का जो स्केच का फ़ोटो होता है उसको चिपका दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस फ़ोटो के बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। पुलिस ने अपने तरीके से जो काम करना था वह कर दिया था, बस इंतज़ार था किसी सूचने का। तभी इसी बीच चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक जगह है थूथुकुडी और उसी थूथुकुडी पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला पहुंचती है जिनके हाथ में एक फ़ोटो होता है और रोते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी संध्या 20-25 दिन से लापता है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तभी थूथुकुडी से 600 किलोमीटर दूर चेन्नई में एक मैसेज भेजा जाता है और पुलिस को यह कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला आई है जिसकी बेटी लापता है। जब उस महिला से बातचीत की जाती है और उस टैटू वाला हाथ का फ़ोटो दिखाया जाता है तो उस महिला ने रोते हुए कहा कि ये मेरी बेटी संध्या है जिसकी उम्र लगभग 37 साल है। 37 साल के बेटी के अचानक से गायब का कोई उसके बारे में पता नहीं है। माँ बताती है कि 20 से 25 दिनों से तलाश कर रही थी। उसकी माँ ने बताया कि संध्या अपने पति के साथ चेन्नई में रहती थी। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 16 साल है और एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। मैं बार बार अपने दामाद से पूछती रही कि मेरी बेटी संध्या कहाँ है, तो कहता है कि 19 जनवरी 2019 को वह यहाँ से लापता है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह शांत था। ना ही वो संध्या को ढूंढने की कोशिश की और ना ही गुमशुदा का कोई रिपोर्ट लिखवाया। संध्या का जो पति था उसका नाम बालकृष्ण था। पुलिस ने अब बालकृष्ण को थाने बुलवाया। बालकृष्ण जैसे ही थाने पहुंचता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है। बालकृष्ण से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी 19 जनवरी 2019 से लापता है, तुम उसके बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने कहा कि मेरी पत्नी अक्सर हमसे नाराज़ रहती है। 1 साल तक वह मायके में ही रहकर बच्चे को पाल रही थी और जब मुझे बच्चे की देखभाल नहीं की गई तो मैंने अपने छोटे भाई श्रीनिवास को बच्चे दे दिए ताकि वह देखभाल कर सके। लेकिन मेरी पत्नी जब गायब हो जाती है तो मैं क्या करूं? पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। पुलिस ने बालकृष्ण से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तब बालकृष्ण ने कहा 2002 की बात है। संध्या से उसकी पहली मुलाकात एक फिल्म के
शूटिंग के दौरान हुई थी और उस वक्त वह एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। दोनों की दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है और फिर शादी। दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे और उनकी ज़िंदगी आराम से कट रहे थे। शादी के ठीक 1 साल बाद एक बेटी पैदा होती है और कुछ साल बाद उनको एक बेटा भी पैदा होता है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए और एक कहानी लिख रही थी। साल 2010 बालकृष्ण ने एक बड़े बजट की फिल्म बनाई। उसके पास जो भी जमा पूंजी था सब उस फिल्म में लगा दी, लेकिन वह फिल्म फ्लॉप हो जाती है और वह पैसे डूब जाते हैं। जब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था बालकृष्ण अब परेशान रहने लगता है। वह कभी अपनी पत्नी से बदतमीजी करता है तो कभी गुस्से में बच्चों की पिटाई कर देता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर संध्या एकदम गुस्से में सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास तूथी-कुड़ी चली जाती है और माँ के साथ रहने लगती है और 1 साल रहने के बाद कहती है कि माँ मुझे फिल्मों में ही काम करना है, इसलिए मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और माँ को छोड़कर वह फिर से चेन्नई आ जाती है और सीरियल में काम करने लगती है। धीरे धीरे ज़िंदगी कट रही थी और उसका घर चल रहा था और पति पत्नी में फिर से विवाद रहने लगता है। उसकी एक बेटी थी जो उसको हमेशा याद करती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से मिलने अपनी पति के पास भी जाया करती थी। धीरे धीरे वह अपने पति के पास ही रहने लगती है। 2018 में नवंबर का वो महीना था। पति और पत्नी के बीच जब ज़्यादा ही विवाद हो जाता है तो पत्नी एकदम नाराज़ होकर सीधा थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि इस आदमी की ज़िंदगी में जो भी खराब होता है सारा का सारा इल्ज़ाम वह मेरे ऊपर थोप देता है। मुझे मारता है, पीटता है और हिंसा करता है और मुझे आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण करता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज किया और इस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और पुलिस के सामने वो हाथ पैर जोड़ता है और बोलता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, अपनी पत्नी से कभी विवाद नहीं करूँगा। पुलिस से तो वो बच के उस टाइम वहाँ से निकल जाता है। मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, रफा दफा हो जाता है। पति पत्नी और बेटा बेटी यह एक साथ रहना फिर से शुरू कर देते हैं। फिर तारीख आती है 19 जनवरी 2019। फिर से विवाद होता है। तब संध्या कहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी क्योंकि तुम इस तरह से मुझे जो बदतमीजी करते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब इसके पति को एहसास होने लगता है कि ये तो फिल्मों में लगातार काम कर रही है, सीरियल में काम कर रही है, इसको लगातार काम मिल रहा है, इसकी ज़िंदगी तो ठीक ठाक चल रही है और लग रहा है कि इसको किसी से अफेयर हो गया है। वह अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। दोनों के उम्र में लगभग 14 से 15 साल के आसपास का अंतर होता है और यह अंतर भी कहीं ना कहीं पति और पत्नी को परेशान कर रहा था। इसके बाद 19 तारीख की वो रात संध्या ने कहा कि मैं तुम्हें कल छोड़कर चली जाऊंगी। इसी बीच इसको इतना गुस्सा आता है कि वह कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और अपने पत्नी के कई टुकड़े कर देता है और कई टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन के अंदर पैक करता है और पैक करने के बाद
20 जनवरी 2019 की शाम को अलग अलग इलाकों में 100 को फेंक देता है। वह यही सोचता है कि शायद मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन उस महिला के हाथ में जो टैटू बना हुआ था उसी से उसकी पहचान हो जाती है और उस आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्राइम करने वाला कभी भी बच नहीं सकता। तो इसीलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दो इजाज़त। अलविदा।